February 2024 monthly compilation Vision IAS Polity and Governance First News Electoral Bond Scheme सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में स्ट्रक डाउन कर दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को। अब देखते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम होती क्या है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट के रूप में इशू होता है जो या तो परचेजर या फिर पेई के नाम पर होता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के फीचर, ये बॉन्ड्स नॉन रिफंडेबल बेसिस पर परचेज किए जा सकते हैं। ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड ब्रांच से ही खरीदे जा सकते हैं। इन बॉन्ड्स को रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए यूज किया जा सकता है जो पिछले जनरल इलेक्शन में लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के काम में कम से कम 1% वोट हासिल कर चुकी हो। स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ट्रांजैक्शंस सिर्फ लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही की जा सकती है। हर बॉन्ड पर एक यूनिक अल्फाबेटिक नंबर होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज के नीचे विजिबल होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और इससे रिलेटेड की क्वेश्चन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज क्या इंफॉर्मेशन के राइट का हनन करता है? तो इसका जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो कि एनोनिमाइज्ड कंट्रीब्यूशंस के रूप में है, एनोनिमाइज्ड मतलब कि पता नहीं चलता कि किसने कंट्रीब्यूट किया है, के रूप में है, ये इंफॉर्मेशन के राइट का हनन करती है जो आर्टिकल 19A के अंतर्गत है। फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंपनीज एक्ट को बदल दिया, जिससे अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस की अनुमति दी गई और आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 के राइट का हनन हुआ। दूसरा सवाल आता है कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को क्या वॉयलेट नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो इसका जवाब दिया कि कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को परमिट करता है वो आर्बिट्री है और आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि अमेंडमेंट का ऑथराइजेशन जो अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इन इलेक्शंस की तरफ जाता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगेंस्ट है, इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। इशूइंग बैंक को इलेक्ट्रोल बॉन्ड इशू करना बंद करने का ऑर्डर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ईसीआई को कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने का ऑर्डर दिया गया, जैसे कि अप्रैल 12 2019 के बाद से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज किए गए हैं उनके डिटेल्स, जैसे कि परचेज डेट, परचेजर का नाम, बॉन्ड का डिनोमिनेशन कि कितने का बॉन्ड था वो। जो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू कंट्रीब्यूशन मिले हैं उनके डिटेल्स इंक्लूडिंग इनकैशमेंट डेट और बॉन्ड का डिनोमिनेशन भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंफॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल साइट पर पब्लिश करने का ऑर्डर दिया गया है रिसीप्ट के 1 वीक के अंदर। वैलिड इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो एनकैश नहीं किए गए हैं उन्हें इशूइंग बैंक को रिटर्न करना होगा जो परचेजर के अकाउंट में रिफंड करेगा। ईबीएस इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम का जस्टिफिकेशन, कोर्ट ने कहा कि ईबीएस ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए प्रोपोर्शनेटली जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन के बैलेंस को अचीव करने के लिए सबसे कम रेस्ट्रिक्टिव मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। पॉलिटिकल अफिलिएशन की प्रिवेसी का हक, ये राइट सिर्फ उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को पर लागू होता है जो जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के फॉर्म में दिए गए हैं और ये उन कॉन्ट्रीब्यूशंस पर लागू नहीं होता जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिए गए हैं। चेंज इन पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया विद फाइनेंस एक्ट 2017। तो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182 कंपनीज एक्ट 2013, पहले कंपनीज अपने एवरेज नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती थी। साथ ही उन्हें अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डिस्क्लोजर
करना होता था कि कितना अमाउंट दिया है किस पार्टी को। बाद में ये कैप हटा दिया गया और अब कोई भी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड या एस्टैब्लिश्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। बस टोटल अमाउंट डिस्क्लोज करना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किस पार्टी को दिया गया ये बताए। कर्बिंग ब्लैक मनी, पहले पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से ज्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, जो नाम और कंट्रीब्यूटर के एड्रेस भी बताता था। कैश मोड अलाउड था, लेकिन इंडिविजुअल के लिए। बाद में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए कंट्रीब्यूशंस का रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है। 20,000 से ज्यादा का डोनेशन सिर्फ चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए ही लिया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी सेक्शन 29C ऑफ आरपी एक्ट 1951, पहले पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 रुपए से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड ईसीआई को सबमिट करना पड़ता था, लेकिन बाद में इस रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया। 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को मनाने के लिए 28 जनवरी को एक इवेंट का इनॉग्रेशन किया। ये इवेंट नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, इस इनिशिएटिव के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देश के नागरिकों के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ये इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, सुप्रीम कोर्ट को पेपर फ्री बनाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोजेक्ट, ये एक रीसेंट इनिशिएटिव है जो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अवेलेबल बनाया गया। न्यू वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को बायलिंगुअल फॉर्मेट में रीडिजाइन किया गया है, इंग्लिश और हिंदी, और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन, आर्टिकल 50, ये प्रोविजन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने के लिए है, लेकिन ये दोनों ही ब्रांचेस अक्सर एक दूसरे के स्फीयर में एनक्रोच करने की वजह से कन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। टाइमलाइन ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स 1947 से 64, इस दौरान राइट टू प्रॉपर्टी के इश्यूज पर क्लैशेस शुरू हुए, जिसमें कमलेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस एक मेन एग्जाम्पल है। 1951, गवर्नमेंट ने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया और 9th शेड्यूल को इंक्लूड किया। 1956 टू 1993, इस पीरियड में फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट्स किए गए जो केशवानंद भारती केस के बाद कल्मिनेट हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को अपनी पोजीशन असर्ट करनी पड़ी और मिनर्वा मिल केस 1980, जबलपुर केस 1976 जैसे इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए गए। 1993 से 2018, इस पीरियड में जुडिशरी, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करते हुए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाया। ये दौरान नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से 147 तक मिलता है। की फीचर्स, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट को देश का सबसे ऊंचा अपील कोर्ट माना जाता है, जिसे एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी अहम कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट यूनियन और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट सुलझा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की पावर के जरिए कानून की समीक्षा कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू केसेस को रिजॉल्व करते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास सू मोटो की पावर भी होती है, मतलब कि ये अपने आप भी बिना किसी की शिकायत के अपने आप भी प्रोएक्टिव अप्रोच कर सकते हैं, सू मोटो एक्शन भी ये ले सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? मैसिव बैकलॉग है। 2023 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 80,404 केसेस पेंडिंग है, जो बड़ा चैलेंज है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट है, पॉलिसी मैटर्स में जुडिशरी के रोल पर बहस होती है, जैसे अंकल जज सिंड्रोम, जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के कॉन्फ्लिक्ट और डिलेज कराते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर पब्लिक परसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। वे फॉरवर्ड, केस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, केस मैनेजमेंट और सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज जैसे कि ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल हियरिंग को अपनाने से केस बैकलॉग को कम करने में और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना जैसे कि जजेस का नंबर बढ़ाना, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और वैकेंसीज को जल्दी भरना, ये सब बैकलॉग को कम करेंगे। एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, जज के अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और जजमेंट्स को पब्लिक करना जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की अनडू इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस से फ्री रखना जुडिशरी सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट की दूसरी ब्रांचेस से इंटरफेयर ना हो। रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस ने सरकारी सुझाव को स्वीकृति दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल बेंचेस बनाने की बात कही थी। ये जो रिकमेंडेशन है 133rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि टाइटल थी जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म, में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 के तहत रीजनल बेंचेस को देश के 4 या 5 जगहों पर स्टैब्लिश कर सकता है। आर्टिकल 130 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या किसी और जगह पर अपनी बैठक लगा सकता है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल से समय समय पर डिसाइड कर सकते हैं। इस बात का इंटरप्रिटेशन दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स दिल्ली में देखा जाएगा और रीजनल बेंचेस अपेलेट मैटर्स का फैसला करेंगी। अपेलेट बेंचेस के फैसले को फाइनल माना जाना चाहिए और उससे जुडिशरी का एक और लेयर नहीं बनना चाहिए। नीड क्या है रीजनल बेंचेस की? एक्सेस टू जस्टिस, रीजनल बेंचेस से आम नागरिक तक न्याय पहुंचना आसान होगा, जो आर्टिकल 14 और 21 में मेंशन्ड है। रिड्यूस जोग्राफिकल बायस, दिल्ली सेंट्रिक सुप्रीम कोर्ट दूर दराज के एरियाज के लिटिगेंट्स के लिए मुश्किल खड़ी करता है, जैसे लैंग्वेज बैरियर, लॉयर्स की तलाश, ट्रैवल का खर्चा एक्सेट्रा, तो इससे ये बैरियर कम होगा। रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रीजनल बेंचेस से जुडिशरी के ओवरलोड केसेस को कम किया जा सकता है और लिटिगेशन कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। कैपेसिटी एनहांसमेंट, परमानेंट रीजनल बेंचेस से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो नंबर है में इंक्रीज हो सकता है, इससे जज पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ेगा। लॉ कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन थे ऑन रीजनल बेंचेस? 95th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1984 में ये लॉ कमीशन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास होने चाहिए 2 डिवीजन, जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और एक लीगल डिवीजन। 125th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1988 में फिर से इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कहा कि ऐसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दो भागों में बांट देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एट दिल्ली और कोर्ट ऑफ अपील ऑफ फेडरल कोर्ट सिटिंग इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल एशिया। 229th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 2019 ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिल्ली में होना चाहिए और 4 बेंचेस होने चाहिए, नॉर्थ रीजन है दिल्ली, साउथ का चेन्नई हैदराबाद, ईस्टर्न का कोलकाता और वेस्टर्न का मुंबई। ये देख लीजिएगा कहाँ पे किसका बताया गया है। लेकिन इसको क्रिएट करने में चैलेंजेस भी हैं। अपोजिशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को दिल्ली के बाहर किसी और जगह पर स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। मल्टीपल रीजनल बेंचेस होने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाइवर्जेंट व्यूज आ सकते हैं, जो लिटिगेंट्स के लिए और भी कंफ्यूजन और चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। रीजनल बेंचेस के कारण कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट्स बढ़ सकते हैं, जिससे लिटिगेशंस इंक्रीज हो सकती हैं। माइट रिड्यूस द पोजीशन ऑफ एससी, अगर रीजनल बेंचेस सिर्फ अपीलेट मैटर्स को ही हैंडल करेंगे तो एससी की पोजीशन वीकन हो सकती है। अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या है? प्रमोट करना चाहिए हाइब्रिड और वर्चुअल हियरिंग को, मतलब कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए केसेस की स्पीडी डिस्पोजल हो सकती है, लिटिगेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और रिमोट लिटिगेंट्स को एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव मिल सकती है।
लर्निंग फ्रॉम सिस्टम्स प्रेवलेंट इन अदर कंट्रीज, जैसे गवर्नमेंट दूसरे देशों जैसे यूके, फ्रांस के सिस्टम से सीख सकती है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल और अपेलेट कोर्ट सेपरेट होते हैं। फैसिलिटेट जुडिशियल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट को जुडिशियल स्टाफ और जजेस की संख्या बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने और जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने पर फोकस करना चाहिए, जो एफिशिएंसी बढ़ाएगा। सेपरेट कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो अपेलेट और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अलग करे।